दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक कई डॉक्टर सामने आ चुके हैं जो दिल्ली को दहलाने वाले मॉड्यूल से जुड़े हैं, लेकिन अब एक ऐसे देश से भी दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ते दिख रहे हैं जो पाकिस्तान का हिमायती रहा है। इस देश का नाम है तुर्की, जिसके अंकारा में जाकर उमर और मुजम्मिल ने हैंडलर से मुलाकात की थी। तो दुनिया के बदले माहौल में पाकिस्तान को लगता है कि वो दोबारा आतंकवाद के रास्ते पर खुलकर चल सकता है। पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो या फिर उसका सरगना मसूद अजहर, हर कोई ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने को बेताब है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से वहां लश्कर जैसे आतंकवादी संगठन अपने पांव पसारने में जुटे, लेकिन तुर्की में बैठे हैंडलर से दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का मिलने के लिए जाना भारत को खबरदार करने के लिए काफी है। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद हो। Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का कश्मीर राग अलापना हो या फिर हिंद महासागर में भारत को घेरना हो। मुस्लिम देशों का नेता बनने के लिए तुर्की भारत विरोध की नीति पर चल रहा है, लेकिन क्या भारत से दुश्मनी में तुर्की आतंकियों का नया अड्डा बन गया है? तुर्की की नीयत और नीति भारत को लेकर खराब होती जा रही है। इसका छोटा सा उदाहरण उसकी तरफ से दिल्ली और इस्लामाबाद में ब्लास्ट के बाद आई उसकी प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में धमाके को तुर्की ने आतंकी वारदात बताया। पाकिस्तान में धमाके की निंदा तुर्की करता है, लेकिन दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट को विस्फोट केवल बताकर बयान की औपचारिकता पूरी कर ली। यही नहीं, इस्लामाबाद को लेकर पहले और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बाद में उसके विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी, जबकि इस्लामाबाद से पहले दिल्ली में धमाका हुआ। लेकिन तुर्की को लेकर खबरदार होने की बात इतनी भर नहीं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी साजिश पर ताजा खुलासे में एक नया नाम सामने आया है, नाम उकासा। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला उमर उकासा नाम के अपने हैंडलर के संपर्क में था। उस हैंडलर की लोकेशन अंकारा बताई जा रही है। जांच एजेंसीज को शक है कि उकासा नाम ना होकर कोडवर्ड हो सकता है, क्योंकि अरबी में इसका अर्थ होता है मकड़ी। दिल्ली ब्लास्ट के दो किरदार उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे। इस दौरान उन्होंने उकासा नाम के हैंडलर से मुलाकात भी की थी, ऐसा दावा है। जांचकर्ताओं ने पाया कि इनके पासपोर्ट पर तुर्की का इमिग्रेशन का मोहर लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने तुर्की की यात्रा की। जांच एजेंसियों के मुताबिक तुर्की की यात्रा के दौरान इन्हें जबरदस्त तरीके से कट्टर बनाया गया। इस यात्रा के दौरान ही इन्होंने यह तय कर लिया था कि इन्हें कुछ न कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देना ही देना है। तुर्की दौरे से पहले इन लोगों ने टेलीग्राम ऐप ज्वाइन किया था। ये लगभग मार्च 2022 का समय था। तुर्की के दौरे के बाद ये आतंकियों ने फरीदाबाद और सहारनपुर को चुना। दोनों के तुर्की से लौटने के बाद ये ग्रुप सारे देश में फैल गया। बड़ी और चिंता की बात यह कि गिरफ्तार डॉक्टर और आतंकी उमर एक खास ऐप के जरिए तुर्की में बैठे अपने हैंडलर से बात करते थे। हमले को अंजाम देने वाले लोग उकासा नाम के इस हैंडलर के साथ सेशन नाम के ऐप के जरिए संपर्क में थे। सेशन एक फ्री ओपन सोर्स मैसेजिंग ऐप है जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर फोकस करता है। सेशन का मुख्य मकसद यूजर्स को बिना पर्सनल जानकारी शेयर किए सुरक्षित चैटिंग की सुविधा देना है, जिसके लिए ना सिम की जरूरत है ना ईमेल की। आखिर क्या खास है सेशन ऐप में, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब भी हम सिक्योर मैसेजिंग की बात करते हैं, हमारे ध्यान में आता है व्हाट्सएप या सिग्नल। व्हाट्सएप और सिग्नल दरअसल काम ऐसे करते हैं कि जब एक शख्स दूसरे शख्स को कोई मैसेज भेज रहा होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है, यानी कोई तीसरा पक्ष वो मैसेज नहीं पढ़ पाता है। लेकिन उसमें एक समस्या है, ये मैसेजेस एक सेंट्रल डेटाबेस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी शख्स ए से शख्स बी तक पहुंचने में वो एक सेंट्रल डेटाबेस का पार्ट बनते हैं और वहाँ पे लूप होल हो सकते हैं। जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप एक कमर्शियल कंपनी है, वो भी एक लूप होल माना जाता है प्राइवेसी को लेकर के। सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कई लोग प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेशन ऐप में ये चीज़ बिल्कुल बदल जाती है।
जब कोई शख्स ए शख्स बी को अपना कोई मैसेज सेशन ऐप से भेज रहा होता है, सबसे जो अंतर आता है वो ये है कि सेशन ऐप के लिए किसी फ़ोन नंबर, किसी मेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है। सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसे कोई एक कंपनी नहीं चला रही होती है। कल को कोई पुलिस एजेंसी कहीं रेड मारे, उसे कोई मैसेज या कोई सर्वर नहीं मिलेगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म होता है जिसका कोई एक स्वामित्व नहीं होता है। सबसे बड़ा अंतर सेशन के लिए ये कि किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ, कोई मेल आईडी, कोई फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। स्विट्ज़रलैंड की एक फाउंडेशन है, वो सेशन को चलाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ऐसे लोग करते हैं जो क्रिप्टो के बिजनेस में होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बचाते हैं, कुछ लीगल, कुछ गैर कानूनी काम भी करते हैं। सबसे बड़ा अंतर ये, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट चाह कर भी किसी भी तरह के फुटप्रिंट्स को, डिजिटल फुटप्रिंट्स को निकाल नहीं सकती है। तो आतंकवाद को लेकर चुनौती बढ़ती जा रही है। आतंकी बचने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के बदले हालात में पाकिस्तान को भी लगता है कि वो आतंक की अपनी राष्ट्रीय नीति पर दोबारा लौट सकता है। लालच के लिए उसके राष्ट्रपति अमेरिका पर आंख मूंदने में जुटे हैं। व्हाइट हाउस अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आतंकी के स्वागत में बिछा जा रहा है। तब तुर्की जैसे देश भी पाकिस्तान को न सिर्फ मजबूत करने में लगे, बल्कि आतंकियों का नया अड्डा बनते जा रहे हैं। हालांकि तुर्की की तरफ से इन आरोपों पर सीधे इनकार हो रहा है, लेकिन उसकी हरकतों को देखते हुए यकीन नहीं होता।